डिसइंफॉर्मेशन लैब, ये क्या थी? इसमें तकरीबन 800 फेक साइट्स थी और ये फेक साइट्स क्या कर रही थी? ये मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, जिसमें कई पाकिस्तान के सहाफी भी शामिल थे, कई वो लोग शामिल थे जो आज इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ आप नजर आते हैं। और ये क्या कह रहे थे? दो लोगों को अटैक कर रहे थे, एक इमरान खान को और एक पाकिस्तानी फौज को। और तकलीफ ये थी कि ये साथ चल रहे हैं। अब मैं आपको जरा थोड़ा पीछे ले जाऊं कि जब मुंबई के अटैक हुआ, दहशतगर्दी का अटैक हुआ मुंबई में, तो आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का जो DISI है उसको मुंबई भिजवाया जाए। यानी सोचे कि अपना मुल्क का उस वक्त सदर था, कहता उसको मुंबई भिजवाया जाए। और फिर यही आसिफ जरदारी हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकनों को मैसेज पहुंचाता है कि अमरीकनों को कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज से आसिफ जरदारी को बचाएं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से है। यानी पहले ही एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चली हुई थी और खास तौर पे ISI और पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया जा रहा था। तो नवाज शरीफ ने पहले कहा ये। फिर डॉन लीग्स क्या थी? डॉन लीग्स के अंदर नवाज शरीफ, इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसको मुंबई पाकिस्तान की ISI मुलव्वस, पाकिस्तान की फौज। और नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान के सिपा सलार जो तब थे जनरल रहील, बार बार ये कहते थे कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का सरदार है। और नवाज शरीफ उसको शादी पे बुला रहा था, उसी नरेंद्र मोदी को जब काठमांडू के अंदर सार्क कॉन्फ्रेंस होती है तो बरका दत्त जो उनकी लीडिंग जर्नलिस्ट है वो अपनी किताब में लिखती है कि छुप के साइड पे नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से मीटिंग कर रहा था और उसको ये कह रहा था कि मैं अपनी फौज से मुझे बचाएं, यानी अपनी फौज से डर के। अब ये वो लोग हैं जो आज हमें कह रहे हैं कि हम जनाब गद्दार हैं। इन लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनकी करप्शन जो यहां से पैसा चोरी करके लेके गए उसके ऊपर दास्तानें लिखी हुई हैं, बैरून मुल्क किताबों में मेंशन है, BBC की डॉक्यूमेंट्री में इनकी चोरी का मेंशन है कि यहां से चोरी करके पैसा बाहर लेके गए। यहां इनके ऊपर पता नहीं कितने करप्शन केसेस हैं। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। देखें, ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तिलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। मैं 18 साल का भी नहीं था जब मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया, मुझे याद है 1970 मार्च में। और मैं मेरा फर्स्ट कजन थे ब्रिगेडियर शफीक, उनके साथ ठहरा हुआ था। तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क टूटा। हमें पता है कि हमारा मुल्क जब आप एक सबसे बड़ी जमात और फौज के बीच में जो हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाकया कि हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर जो पूरी फेडरल लेवल के ऊपर पार्टी है, सारे सूबों के अंदर पार्टी है, सबसे बड़ा वोट बैंक उस पार्टी का है। वो पार्टी ऊपर से लेके गिलगित से लेके कबायली इलाके से लेके कोयटा से लेके कराची, सिंध, पंजाब, सारे मुल्क में आज वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है। और ये साजिश की जा रही है
और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो उस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं, कोलैबोरेटर्स हैं और वो साजिश क्यों कर रहे हैं? अब मैं बताऊं हुआ क्या। पहले हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगा, यहां जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, वो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। फिर हमने एक पुरअमन एहतजाज करना था 25 मई को, इन्होंने वो यानी अवाम के खिलाफ जो जुल्म किया है, यानी कभी इस मुल्क की तारीख में ऐसी हरकतें नहीं हुई। 2-2-3 बजे लोगों के घरों में जाके वहां औरतों ना चादर ना चार दीवारी की फिक्र, वहां इन्होंने दहशत फैलाई। और कभी ऐसी दहशत नहीं पाकिस्तान में फैलाई गई जिस तरह की शेलिंग की फैमिली लोगों पे, यानी जो इन्होंने कर सकते थे वो जुल्म किया। और उसके पीछे एक ही सोच थी कि इसको क्रश कर दो पार्टी को। इनके मम्मी डैडी टाइप लोग हैं, ये जब हम पूरा जोर लगाएंगे इनको डराएंगे, ये सारे घरों में बैठ जाएंगे। उसके बाद आ गया बाय इलेक्शन कमीशन के साथ मिली हुई, उसने हर हरबा इस्तेमाल किया उनको जिताने के लिए नून लीग को, एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनके साथ मिली हुई, पूरी इन्होंने कोशिश की वो इलेक्शन, और ये इनको पूरा एतमाद था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। इस तरह की पब्लिक निकली कि पाकिस्तान की तारीख में कभी बाय इलेक्शन क्या, जनरल इलेक्शन में इस तरह पब्लिक नहीं निकली। और सारे जो मंसूबे थे इनके फेल हो गए, और ये सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और वाइप आउट हो गई पंजाब से। उसके बाद और खौफ मजीद आ गया इनको। और अब ये जो अब मरहला जिसमें हम अब आ रहे हैं, ये अब वो मरहला है। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? पहले तो ये जो सारा पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह हमारी और फौज के बीच में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए। दूसरी चीज कि इन्होंने अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया, इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है। वो पार्टी जिसकी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जिसने एक बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसका कोई इस मुल्क के अंदर कोई ना कभी किसी ने पहले की, और ना ये वो पार्टीज जिनके सरबराहों को लोग करप्ट समझते हैं, वो कभी फंड रेजिंग नहीं कर सकती। तो वो पार्टी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, जिस पार्टी ने बाकायदा 40,000 डोनर्स के नाम दिए हुए 2012 में, 40,000 लोग, वो लोग खुद कॉल करके कहते हैं कि हाँ हम डोनर हैं। उनमें से कई लोगों को इन्होंने बता दिया कि जी कोई फॉरेन नेशनल वगैरह, जो उनको कई पाकिस्तानियों को बना दिया कि जी ये तो गैर मुल्की है। वो पार्टी जिसने फंड रेजिंग की, जिसकी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जिसकी एक एक चीज हमारे सामने हमने इनको इलेक्शन कमीशन को दी है, उस पार्टी के ऊपर सारा नजला गिर रहा है। और मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि हम 4-5 साल से कह रहे हैं, बल्कि अदालत भी कह उनको बैठी है कि इन पार्टीज की इकट्ठी, अगर आपने ऑडिट करना है फंड रेजिंग तो इकट्ठी करें। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था, मैं क्यों चाहता हूं कि इकट्ठी हो, क्योंकि मुझे पता है हमने कैसा पैसा इकट्ठा किया है। मुझे पता है कि हमने एक क्योंकि लोगों ने हमें पैसे दिए हुए थे, हमने अपनी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स, पूरी हमारी बुक्स तैयार है। मुझे इतना भी पता है कि इन दो पार्टीज के पास कुछ भी नहीं है, ना इनके पास किसी ने इनको पैसे दिए आज तक, ना कोई पैसे देगा इनको, ना इनके पास कोई ऑडिट रिपोर्ट्स है, ना इनके पास कोई बुक्स हैं, ना इनके पास कोई डोनर बेस है। यानी किधर से पैसा है इनके पास? यही इलेक्शन कमीशन अदालत के ऑर्डर के बावजूद इन्होंने सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ, और इतनी झूठी रिपोर्ट बनाई है, ऐसी ऐसी चीजें उस रिपोर्ट में लिखी हैं जो जिस दिन मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन इसके ऊपर सही माने में अदालत के अंदर ये तफ्तीश होगी, मैं ये चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में ये साबित होगा कि एक पार्टी ने इस मुल्क के अंदर सही माने में पैसे इकट्ठे किए हैं, जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग होती है। और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर क्या कोशिश कर रही है, वो उस पार्टी को जिसने सारे एक रिकॉर्ड्स करके और सारी
पॉलिटिकल फंड रेजिंग जो होती है सारी दुनिया में वो की है, उसको कोशिश कर रहे हैं बैन करने की। उस साजिश का हिस्सा, ये वही साजिश का हिस्सा है कि किसी तरह, क्योंकि आप इनको ये आप हरा नहीं सकते, इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी, तो इसको आप टेक्निकली नॉकआउट करो। तो एक वो इन्होंने आरिफ नकवी का नाम ले लिया। 2012 में मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो राइजिंग स्टार था, जो इस मुल्क में सबसे तेजी से इंटरनेशनल सीन के ऊपर, जो फाइनेंस के तेजी से ऊपर जा रहा था, उसका नाम आरिफ नकवी था। उसने कराची इलेक्ट्रिक, हमने नहीं उसको कराची इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की, वो इन दो पार्टीज के दौर में वो उसको कराची इलेक्ट्रिक की उसको दी गई थी प्राइवेटाइजेशन में, और उसकी बिल गेट्स उसको पैसे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फंड के अंदर, वो प्रिंस चार्ल्स की चैरिटी को पैसे दे रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन कह रही है 2012 की बात कर, कहती थी 2018 में वो फ्रॉड उसके ऊपर चार्जेस लगे। यानी इस लेवल पे इन्होंने जाके कोशिश की है कि किसी तरह हमें डिस्क्रेडिट करे, और मेरा नाम ले दिया कि जी उसने सर्टिफिकेट दिया हुआ है और उसने रिकंसील किया अकाउंट्स। मैं आज आपको फिर से कह दूं कि सर्टिफिकेट देना हमेशा, जब आप सर्टिफाई करते हैं, वो एक प्रोसेस से आपके पास पहुंचती है। मैं बुक्स नहीं पढ़ के सर्टिफाई करता, वो पहले शुरू होता है नीचे, हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट करती है, वो फिर बैठती है ऑडिटर्स के साथ, उनके साथ किताबें रिकंसाइल करती है, वो फिर जाती है पार्टी की मैनेजमेंट कमेटी में, वो मैनेजमेंट कमेटी जब क्लियर करती है तो मेरे पास आती है, तो मैं दस्तखत उनके कहने पे कहता हूं टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं सर्टिफाई, मैंने वो किताबें नहीं देखी होती, जबकि मैं अपने जो असासे डिक्लेयर करता हूं तो वो मैं एफिडेविट देता हूं, क्योंकि मैं देख के करता हूं। तो उसके ऊपर ये कोशिश कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने की। एक ये इनका तरीका है। दूसरा, अब ये तोशाखाना केस है। मैं फिर अपनी कौम के सामने एक और चीज कहता हूं, सारों का, जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने हैं, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, आर्मी चीफ को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सारों को इन्वेस्टिगेट करें कि क्या लीगली जो भी उन्होंने काम किया है कानून के दायरे में किया है या कोई चीज गैर कानूनी की है। मैं आज फिर आपको कहता हूं, जिस दिन ये होगा, सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है, और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से, तोशाखाना से, जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली है, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर भी आए। ये 2 चीजें हैं, कोशिश कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और ये तीसरी भी चीज कर रहे हैं, और जिसकी अब आपके सामने ये आने वाला है, अब ये फेज आने वाला है। अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, क्योंकि एक तरीका पार्टी को खत्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो, वो मुश्किल है। दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। और किरदार कुशी के लिए इनको पता है कि कौन से मीडिया हाउसेज इनके साथ पूरी तरह तावन करेंगे, और जिनको इनको शक था, ये जो ARY के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, मुझे ये उसी प्लान का हिस्सा है कि कोई चैनल जो मेरा मौकफ रखेगी उसको बंद कर दो, यूट्यूबर्स जो मेरा मौकफ रखेंगे उनके मुंह बंद कर दो, खौफ इतना फैला दो कि कोई मेरा मौकफ ही ना रखे, और वो जो चैनल्स हैं जो कि जिनके ऊपर हमें पता है कि पैसा चलता है, और उनको पूरी तरह मेरी किरदार कुशी पे इस्तेमाल किया जाए। और ये इनका प्लान है। अब ये प्लान शुरू हो रहा है, ये जो ARY से हुआ है, ये उस प्लान का हिस्सा है। और ये अभी यूट्यूबर्स पे आएंगे, अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा मुंह बंद कर दिया जाए और पूरी तरह एक इमरान खान को पब्लिक के अंदर जलील किया जाए। मैं फिर अपनी कौम के सामने कहता हूं कि देखें, मेरा ये मान है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है, और अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए आप सबको पागल बना सकते हैं, आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सारा वक्त सबको पागल बना ले। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि ये जो प्रोसेस करने अब जा रहे हैं, ये जिस तरह की अब सख्ती दिखा रहे हैं, ये जो एक पूरा एक नया कि मसल दिखा के तो अब हम इनको क्रश करेंगे, लोगों को डरा देंगे, धमका देंगे।
सिर्फ मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मैं अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि ये जो अब फेज आ रहा है इनका, इससे हमारा मुल्क डैमेज होगा। मुल्क का सोचना चाहिए। ये सिर्फ जाती मफादात के ऊपर और बैरूनी जो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं क्या, बैरूनी क्या जिन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई, क्या वो चाहते हैं मजबूत पाकिस्तान? क्या वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क बने जो अपने पैर पे खड़ा हो जाए? क्या वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पर रहे, थोड़े थोड़े पैसे देते रहो उनकी? और ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं, लेकिन बैरूनी अखबार, वेस्टर्न अखबार आप पढ़ें तो वो सारे कह रहे हैं कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के ऊपर से, वो ड्रोन जाके उसने अफगानिस्तान में ये ड्रोन अटैक किया। अगर हम ये कर रहे हैं कि जी थोड़े से पैसे मिल जाएंगे उसे, मैं फिर अपनी कौम को कहना चाहता हूँ, देखिए हमने 80 की दिहाई में पूरी मदद की, ठीक है, उस वक्त मुजाहिद थे हम, हमारे हमसाय मुल्क पे किसी का दूसरे मुल्क का कब्जा था, लेकिन हम इस्तेमाल हुए। जैसे ही वो वहां से कब्जा हटा तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग गई थी। यहाँ 50 लाख रेफ्यूजीज थे पाकिस्तान में, यहाँ क्लैशनिकोव और ड्रग्स आ गई थी, यहाँ सेक्टेरियन ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। उससे पहले पाकिस्तान था, अफगान जहाद के बाद पाकिस्तान बदल चुका था। फिर हमने उनकी मदद की और सबको पता है कि जब वॉर ऑन टेरर में धमकी मिली और हमने उनकी मदद की, क्या मिला पाकिस्तान को? उससे $20 अरब मिला। तो जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ, जो 80,000 लोग हमारे कुर्बान किए गए, जो हमारे फौजियों ने शहादतें दी, तो किस लिए हमने किया? हमें तब भी ये इस्तेमाल किया गया, धमकी मिली, हमारे में हमारे घुटने गोड़ों में जान ही नहीं थी कि खड़े हो के हम एक खुददार कौम की तरह उनका फेस करते। हम फिर झुक गए और बड़ी भारी कीमत कौम ने अदा की उसकी। छोटी सी एलीट है जिनको पैसे, वो जो पैसा आता है वो बाहर भिजवा देते थे, उनके बैंक अकाउंट्स बढ़ते हैं, लेकिन कौम को तो नुकसान हुआ। अभी भी मुझे खतरा है कि अगर हम ये थोड़े से डॉलर्स के लिए उस एजेंडे का हिस्सा भी बन जाए और वो उस एजेंडे से हम फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए, किसी किस्म के इंतशार में फंस जाए हमारा मुल्क, तो आखिर में हमें माजी से पता है कि फायदा थोड़ा होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और अभी भी मैं ये आज जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो हम देख रहे हैं टीटीपी की एक्टिविटीज पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं, मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे एमपीज मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं टीटीपी की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब टीटीपी एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो, उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। तो मैं और फिर आता हूं शहबाज गिल के ऊपर। देखिए शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन मुल्क का, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का, और क्या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, उस हर इंसान को, हर दुनिया की कानून का निजाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो, हम ढूंढते फिर रहे, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर ही गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में है। कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। हमारी तरह के लोगों को ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है, और जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है कि उसकी फौज मुल्क का एक मजबूत इदारा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि कमजोर हो। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क
क्या किया था पहले। मैं ये चाहता हूं कि आज अब एक छोटा सा क्लिप देख लें। मैं सिर्फ चाहता हूं, इससे बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है हमारे पास, लेकिन मैं मीडिया के लिए सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ ये क्लिप देखें कि शहबाज गिल ने क्या कहा, और ये देख लें कि ये जो बड़े बड़े नाम आज फिर रहे हैं जो हमें कह रहे हैं गद्दार है, उन्होंने क्या कहा और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। यानी वो उन्होंने क्या किया और जो एक्शन लिया गया शहबाज गिल के ऊपर, ये जरा देखें। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेटकर उनको दफनाया गया। कराची के बहन भाइयों, एक या दो अपराध इदारा नहीं हुआ करते। एक या दो अपराध इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई दो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। इसराइल के वजीफों में पलने वाले जर्नैलों, रिटायर अपने हुदूद में रहो। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के। अब तो मैं चाहता था कि आप खुद ये सुन लें, इससे बहुत ज्यादा क्लिप्स हमारे पास हैं, और मैं इसलिए चाहता था कि आप ये सारे सुन लें कि इनके अगेंस्ट क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो क्लिप्स अभी अवेलेबल है, क्या इनके ऊपर, और इनके ऊपर तो एक्शन पहले भी लेना चाहिए। जो ये सारा डॉन लीक्स था और जो मेमो गेट था, ये लोग आज ठीक है, और हम वो पार्टी जिसने आज तक सिर्फ अपना मुल्क का सोचा है, जिसने इस सारी जो जदोजहद हमारी हुई है, आप यकीन करें कि अगर कोई भी, जिस तरह हमने ये मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, जो हमारे ऊपर मुश्किलें गुजरी हैं, मैं आज आपको कहता हूं कि हमने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। हमें सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं कि हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, और इसलिए हर चीज मुजाहरे भी करते हैं। तो पुरअमन, सिर्फ 25 मई को हमारा पुरअमन मुजाहरा था जब इन्होंने हमारे पर इंतहा का जुल्म किया। आज तक कोई एक बताया कि हमने अपने मुल्क में कोई तोड़ फोड़ की, कोई हमने अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने और जो चीजें छोड़े, जो इन्होंने इस मुल्क को लूट के बाहर पैसा लेके गए हैं। ये कैसे मुहिब वतन हो गए। तो मैं आखिर में ये चाहता हूं कि ये जो कोशिशें हो रही हैं साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, और कि इलेक्शन में किसी तरह ये इतने कमज़ोर हो जाए कि जब ये इलेक्शन हो, और इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमज़ोर हो जाए और फिर नवाज शरीफ आए वहाँ से इंग्लैंड से, और उसके बाद कहें कि जी देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है, हम दोनों को एक में ला दें, और उसके बाद ये फिर वही इसी इलेक्शन के जरिए इलेक्शन करवाएं। ये गेम है बेसिकली कि किसी तरह हमें छोटा करके कट टू साइज करें। मेरा अगला सवाल ये, जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है? क्या पाकिस्तान इसमें से इस दलदल से निकलेगा? पाकिस्तान को तो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, कि एक तगड़ी गवर्नमेंट आए, स्टेबल गवर्नमेंट अवाम की पावर से, जो फिर इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सके। क्या इसमें ये जो प्लान बन रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी?
और जो भी ये प्लान बना रहा है, क्या उसको अपनी जात का सोच रहा है या मुल्क का सोच रहा है? ये सिर्फ थोड़े से लोग अपनी जाती मफादात के लिए इस मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता ही उधर ना चला जाए कि हम सब के लिए उसको निकालने के लिए अपनी और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दें। अभी भी मुझे खतरा ये है कि अभी भी हम कोई ऐसे फैसले ना कर लें जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। सिर्फ एक रास्ता है आज, अगर हमने इससे निकलना है, सिर्फ एक रास्ता है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। अगर मुल्क को हमने इस मुश्किल से निकालना है, इसके अलावा साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो और रास्ता लेंगे, मुल्क मजीद और नीचे जाता रहेगा। जिस तरह की महंगाई आज है, जिस तरह के लोगों के हालात हैं, जिस तरह के बिजली के बिल हैं, हर चीज महंगी, और अभी मजीद और महंगी होगी क्योंकि डिवैल्यूएशन जो हुई है, ये सारों से अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। और फिर से आखिर में सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन से हम इससे निकल सकते हैं।